नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अप्रैल 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के बारे में। तो साथियों, हमने पिछले 2 वीडियो में करंट अफेयर का मंथली रिव्यू देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देख लिया और आज इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य। यदि आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएंगे, ज़रूर देख लेना। आइए साथियों, शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को। साथियों, राष्ट्रीय परिदृश्य में क्या क्या शामिल है? सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन पेंशन में 24% की बढ़ोतरी। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थल शामिल। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी 54,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति। संसद भाषिणी शुरू करने हेतु समझौता ज्ञापन। देश का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में। आप्रवास और विदेशियों से संबंधित विधेयक 2025 लोकसभा में पारित। केंद्र सरकार ने दी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना को मंजूरी। जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध। ये सब हम राष्ट्रीय परिदृश्य में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन में और पेंशन में 24% की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन, दैनिक भत्ते और पेंशन में 24% की वृद्धि की अधिसूचना 21 मार्च 2025 को जारी की है। यह 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा। सांसदों और पूर्व सांसदों को यह सुविधा 1954 के सांसद वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम के तहत दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार नए वेतन व भत्ते इस प्रकार हैं। सांसदों का मासिक वेतन अब होगा 1,24,000 रुपये प्रतिमाह है। दैनिक भत्ता 2,500 रुपये प्रतिदिन। पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन अब होगी 31,000 रुपये प्रतिमाह है। अतिरिक्त पेंशन प्रतिवर्ष एक कार्यकाल के बाद 2,500 रुपये प्रतिमाह है। पहले क्या सिस्टम था? तो पहले ये 1,00,000 रुपये मासिक वेतन था, जो अब 1,24,000 कर दिया है। दैनिक भत्ता 2,000 रुपये था, जो अब 2,500 रुपये कर दिया है। और मासिक पेंशन पहले 25,000 रुपये प्रतिमाह थी, अब 31,000 कर दी है। अतिरिक्त पेंशन प्रतिवर्ष एक कार्यकाल के बाद पहले 2,000 रुपये थी, अब 2,500 रुपये प्रतिमाह कर दी है। साथियों, वर्ष 2018 में सांसदों के वेतन और भत्तों के लिए कानून में संशोधन किया गया था। अप्रैल 2018 के बाद पहली बार मुद्रास्फीति के अनुरूप सांसदों के वेतन में वृद्धि की गई। इससे वर्ष 2018 के बाद से सांसदों के वेतन और भत्ते की हर 5 वर्ष पर समीक्षा होती है। यह समीक्षा महंगाई दर पर आधारित होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 भारतीय स्थल शामिल। तो यूनेस्को की सूची में 6 भारतीय स्थल शामिल हो गए हैं। किसमें? संभावित सूची में। छत्तीसगढ़ का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तेलंगाना में मुद्दुमल मेगालिथिक मेनहीर, कई राज्यों में बनी मौर्य मार्गों में आने वाली अशोकन एडिक्ट साइट, कई राज्यों में बने 64 योगिनी मंदिर, उत्तर भारत के गुप्त मंदिर और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलों के महल। यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र द्वारा इन स्थानों को 7 मार्च 2025 को भारत की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में भारतीय स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 62 हो गई है। साथियों, वर्तमान में भारत की कुल 43 संपत्तियां यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित हैं, जिनमें 35 सांस्कृतिक श्रेणी में, 7 प्राकृतिक श्रेणी में और 1 मिश्रित श्रेणी में शामिल है। भारत ने 2024 में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की। इस दौरान असम में अहोम राजवंश की टीले दफनाने की व्यवस्था मोइदम को यूनेस्को टैग दिया गया था। तो मोइदम क्या है? अहोम राजवंश की टीले दफनाने की व्यवस्था। अगला टॉपिक, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी 54,000 करोड़ के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति। साथियों, डीएसी यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद, इसका अध्यक्ष कौन होता है? रक्षा मंत्री। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। इन्होंने अधिग्रहण प्रस्तावों को एएनओ 20 मार्च 2025 को प्रदान की। डीएसी द्वारा प्रमुख स्वीकृतियां: भारतीय सेना T-19 टैंकों के लिए उन्नत इंजन, भारतीय नौसेना वरुणास्त्र टॉर्पीडो नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित एक स्वदेशी जहाज से प्रक्षेपित होने वाली पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो है।
भारतीय वायुसेना यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान प्रणाली। अगला टॉपिक संसद भाषिणी शुरू करने हेतु समझौता ज्ञापन। लोकसभा सचिवालय और माईटी MEITY यानी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने AI संचालित बहुभाषी संसदीय संचालन हेतु संसद भाषिणी शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर मार्च 2025 में हस्ताक्षर किए। संसद भाषिणी AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और त्वरित अनुवाद के माध्यम से संसदीय दस्तावेजीकरण और पहुंच लाने वाली महत्वपूर्ण पहल है। संसद भाषिणी का उद्देश्य क्या है? संसद से जुड़े कार्यों के संचालन में विभिन्न भाषाओं की सुविधा प्रदान करने और इससे जुड़ी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए एक व्यापक इन हाउस AI समाधान प्रदान करता है। संसद भाषिणी के तहत शुरू की जाने वाली प्रमुख AI पहलें AI आधारित अनुवाद, संसद की वेबसाइट के लिए AI संचालित चैटबॉट, स्पीच टू टेक्स्ट रूपांतरण और इसके साथ साथ भाषांतरण, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन के साथ स्पीच टू स्पीच रूपांतरण। अगला टॉपिक देश का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में। साथियों, PPP क्या होता है? सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ भारत में सबसे पहले भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में मार्च 2025 में शुरू किया गया। यह हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य हरित अपशिष्ट का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना, पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देना और नगर निगमों के लिए अतिरिक्त राजस्व स्रोत बनाना। साथियों, अब थोड़ा संयंत्र के बारे में देख लेते हैं। यह संयंत्र बिचौली हप्सी में 55,000 वर्ग फीट भूमि पर निर्मित है। इस प्लांट की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए एस्ट्रोनॉमिकल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने इंदौर नगर निगम के साथ भागीदारी की। यह संयंत्र लकड़ी और शाखाओं को रिसाइकिल करके लकड़ी की पट्टियां बनाएगा, जो कोयले के विकल्प के रूप में काम करेगा और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देगा। अगला टॉपिक अप्रवास और विदेशियों से संबंधित विधेयक 2025 में लोकसभा में पारित। 27 मार्च 2025 को लोकसभा ने अप्रवास और विदेशी विधेयक 2025 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह बिल 11 मार्च 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल 11 मार्च 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में इमिग्रेशन से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अवैध प्रवास को रोकना, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना। यह विधेयक भारत में विदेशियों के प्रवेश, निवास और प्रस्थान को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा 4 कानूनों को निरस्त करता है। 4 कानून कौन से हैं? पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशियों का अधिनियम 1946, आप्रवासन वाहकों की देयता अधिनियम 2000। प्रमुख प्रावधान: अवैध प्रवासियों और निर्धारित समय सीमा से अधिक वक्त तक रुकने वालों की निगरानी के लिए आप्रवास वीजा और विदेशी पंजीकरण तथा ट्रैकिंग IVFRT को कानूनी आधार दिया गया। देश के 700 से अधिक जिलों में DPM डिस्ट्रिक्ट पुलिस मॉड्यूल शुरू किया गया, जिसे फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल के नाम से जाना जाता है। अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई: बिना वैध दस्तावेज के प्रवेश करने वाले को 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वास्तविक आगंतुकों और शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा भी सुनिश्चित की गई है। अगला टॉपिक पहली डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी। किसने जारी की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब? 3 मार्च 2025 को। कहाँ पर? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में। तो साथियों, देश की पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट जारी की जा चुकी है। सर्वेक्षण में नदी डॉल्फिन की गणना की गई है। इस अग्रणी प्रयास में 8 राज्यों की 28 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। 8500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर किया गया और 3150 दिन का समय लगा। यह आकलन भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने वर्ष 2021 से 23 में किया, जिसमें 105 शोधकर्ताओं ने कार्य किया। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में नदी डॉल्फिन की कुल संख्या कितनी है? 6327, यानी 6327 डॉल्फिन देश में है। रिवर डॉल्फिन की जनसंख्या का लगभग 90% गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी में है। केवल 3 रिवर डॉल्फिन ही व्यास में पाई गई। गंगा नदी में डॉल्फिन कितनी है? मुख्य गंगा नदी में 3275 और सहायक नदियों में 2414। ब्रह्मपुत्र की मुख्य नदी में 584, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में 51,
व्यास में 3। राज्यवार डॉल्फिन में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन है 2397 और 2 नंबर पर बिहार में 2220। पश्चिमी बंगाल में 815, असम में 635, झारखंड में 162। साथियों राजस्थान व मध्य प्रदेश में दोनों में 95 तथा पंजाब में 3 डॉल्फिन पाई गई। तो याद रखना राजस्थान व मध्य प्रदेश में कितनी है 95। गंगा डॉल्फिन। साथियों गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार द्वारा 2009 में राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी गई थी। गंगा डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया। अगला टॉपिक राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL की 7वीं बैठक में लिए गए अन्य निर्णय। एशियाई शेरों की संख्या गणना। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में गिर राष्ट्रीय उद्यान में होने वाली एशियाई शेरों की गणना के 16वें चक्र का शुभारंभ किया। एशियाई शेरों की संख्या का अनुमान हर 5 वर्ष में एक बार किया जाता है। पिछली बार 2020 में किया गया था। मानव वन्यजीव संघर्ष के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोयम्बटूर के सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र SACON में भारतीय वन्यजीव संसाधन परिसर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने जूनागढ़ में राष्ट्रीय वन्यजीव रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी, जो वन्यजीव स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन का केंद्र होगा। प्रोजेक्ट चित्ता का विस्तार। सरकार ने प्रोजेक्ट चित्ता को गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश और बन्नी घास के मैदान गुजरात तक विस्तारित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में वनतारा वन्यजीव बचाव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। 3000 एकड़ में फैला रिलायंस समूह का यह वनतारा केंद्र। इस केंद्र में 2000 से अधिक प्रजातियां हैं और 1.5 लाख से अधिक बचाए गए जानवर रहते हैं। प्रधानमंत्री ने घड़ियालों के लिए एक नई परियोजना और राष्ट्रीय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। अगला टॉपिक केंद्र सरकार ने दी गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक रोपवे परियोजना को मंजूरी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने उत्तराखंड राज्य में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना को 5 मार्च 2025 को मंजूरी प्रदान की है। इसकी लागत कितनी होगी 2730.13 करोड़ यानी 2730.13 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी से यह बनाया जाएगा। इसकी क्षमता प्रति घंटे प्रति दिशा 1100 यात्री और प्रतिदिन 11000 यात्रियों की होगी। हेमकुंड साहिब कहाँ पर है उत्तराखंड में चमोली जिले में 15000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक तीर्थ स्थल है। यह फूलों की प्रसिद्ध घाटी प्राचीनतम गढ़वाल हिमालय में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार के रूप में भी काम करता है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला टॉपिक सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोपवे विकास परियोजना के तहत उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना पर्वतमाला परियोजना के विकास को मंजूरी दी है। लंबाई है 12.9 किलोमीटर। अनुमानित लागत है 4081.28 करोड़ रुपए और यह भी सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित किया जाएगा। तकनीक ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला 3S। क्षमता प्रतिदिन 18000 यात्री। केदारनाथ 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला टॉपिक जम्मू कश्मीर के तहत 2 संगठनों पर UAPA के तहत प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगाने की 11 मार्च 2025 को घोषणा की। ये 2 संगठन कौन से हैं? जम्मू और कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन JKIM और अवामी एक्शन कमेटी AAC। AAC का मुखिया कौन है? मीरवाइज उमर फारूक और JKIM का मुखिया मोहम्मद अब्बास अंसारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय यह निर्णय लेता है। केंद्र सरकार द्वारा जमात इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, मुस्लिम लीग, डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और दुख्तराम-ए-मिल्लत पर बैन लगाने के बाद उठाया गया है। अब साथियों नेशनल न्यूज़ शॉर्ट में देखते हैं। लचित बेरफुकन पुलिस अकादमी। लचित बेरफुकन पुलिस अकादमी। साथियों लचित बेरफुकन पुलिस अकादमी कहाँ पर है? असम के डेरगांव में। तो यहाँ असम के डेरगांव में लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी स्थापित की गई, जिसका लोकार्पण किसने किया?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कब किया? 15 मार्च 2025 को। इस पुलिस अकादमी का नामकरण असम के वीर सेनानी लचित बोरफुकन के नाम पर किया गया, जिन्होंने असम को मुगलों के खिलाफ विजय दिलाई थी। लचित बोरफुकन अकादमी 3 चरणों में कुल 1050 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जा रही है, जिसका पहला चरण 167 करोड़ रुपए के व्यय से पूरा किया गया। लचित बोरफुकन ने 1671 में वे सरायघाट के युद्ध में अपनी सेना को प्रभावित नेतृत्व प्रदान किया, जिससे मुगल सेना का असम पर कब्जा होने का प्रयास असफल रहा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोरफुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। अगला टॉपिक मुसलमानों में साक्षरता दर। PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 7 वर्ष और अधिक आयु के मुसलमानों में साक्षरता दर कितनी है? 79.5%। रिपोर्ट में इसी आयु वर्ग के लिए सभी धर्मों की साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा 10 मार्च 2025 को राज्यसभा में दी गई। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के मुसलमानों में साक्षरता दर 68.5% थी, जबकि अखिल भारतीय साक्षरता दर 73% थी। इस प्रकार जनगणना 2001 यानी 59.1% की तुलना में 2011 में मुसलमानों की साक्षरता दर में 9.4% की वृद्धि हुई थी। अगला टॉपिक विश्व शांति केंद्र। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में 2 मार्च 2025 को देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया। यह विश्व शांति केंद्र जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में अहिंसा विश्व भारती द्वारा स्थापित किया गया। विश्व शांति केंद्र शांति और सद्भावना के लिए संस्थागत नेटवर्क को मजबूत करते हुए जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उल्लेखनीय है, आचार्य लोकेश को अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वर्ण स्वयंसेवक सेवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। अगला टॉपिक AI कोर्स। संसद में होने वाली डिबेट को हर भारतीय भाषा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंडिया AI मिशन और लोकसभा के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर मार्च 2025 में हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत AI का उपयोग करके संसद में होने वाली डिबेट का हर भारतीय भाषाओं में AI कोर्स के नाम से डेटाबेस बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है, केंद्र सरकार ने AI इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10,300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इंडिया AI मिशन वर्ष 2024 में मंजूरी दी थी। इंडिया AI मिशन का उद्देश्य एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम तैयार करना है। साथियों, अब हम 6 क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। किस राज्य विधानसभा द्वारा पिछड़ा वर्ग आरक्षण 23% से बढ़ाकर 42% करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया? तो सही उत्तर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी ठेके में 4% आरक्षण देने का निर्णय लिया? तो सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न, किस भाजपा विधायक व पूर्व मुख्यमंत्री को झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुना गया? तो सही उत्तर होगा बाबूलाल मरांडी। अगला प्रश्न, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर। अगला प्रश्न, WHO द्वारा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र GTMC वैश्विक कल्याण का एक केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो सही उत्तर है जामनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच NECTAR के स्थायी परिसर की आधारशिला 13 मार्च 2025 को कहाँ पर रखी? तो सही उत्तर होगा माओडियांग डियांग शिलोंग में। तो माओडियांग डियांग शिलोंग में NECTAR की आधारशिला रखी गई। तो साथियों, राष्ट्रीय परिदृश्य में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।